नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी का भाग 4। लेखक कुलदीप नैयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है इमरजेंसी द इनसाइड स्टोरी का भाग 4। स्याह होता अंधेरा। मैं हमेशा से यह मानता था कि श्रीमती गांधी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अपने झुकाव और विश्वास दोनों से ही वे एक तानाशाह थी। यह बात जेपी ने 22 जुलाई को जेल में अपनी डायरी में लिखी थी। सिर्फ एक दिन पहले ही उन्होंने इसी तेवर के साथ श्रीमती गांधी को एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, कृपया उन बुनियादों को तबाह न करें जिन्हें राष्ट्र के पिताओं ने, जिसमें आपके पिता भी शामिल हैं, रखा था। आप जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं उस पर संघर्ष और पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं है। आपको एक महान परंपरा, महान मूल्य और काम कर रहा लोकतंत्र विरासत में मिला है। जाते जाते दुखी कर देने वाला मलबा छोड़कर मत जाइए। सबको फिर से जोड़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। हालांकि मुझे कोई शक नहीं कि सब कुछ फिर से जुड़ जाएगा। जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और उसे परास्त किया, वे अनिश्चित काल तक अधिनायकवाद के अपमान और शर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के उत्साह को कभी परास्त नहीं किया जा सकता है, चाहे उसका कितना ही दमन क्यों न कर दिया जाए। व्यक्तिगत तानाशाही कायम करने के लिए आपने इसे बहुत गहराई में दफन कर दिया है, लेकिन यह कब्र से भी उठ खड़ा होगा। यहाँ तक कि रूस में भी यह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आपने सामाजिक लोकतंत्र की बात की है। उन शब्दों को सुनकर दिमाग में कितनी सुंदर तस्वीर उभरती है, लेकिन आपने पूर्वी और मध्य यूरोप में देखा है कि हकीकत कितनी बदसूरत है। बेशर्म तानाशाही और खुलकर कहें तो रूसी आधिपत्य। प्लीज प्लीज भारत को उस बदकिस्मती की ओर मत ढकेलिए। गिरफ्तारी के बाद जेपी को पहले सोना ले जाया गया और बाद में तबीयत बिगड़ने के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स लाया गया। जल्दी ही यह साफ हो गया कि उन्हें लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली इसके लिए सही जगह नहीं थी। यहाँ अफवाहों का बाजार शुरू से ही गर्म रहता था। पहले ही ये सबको पता चल चुका था कि जेपी एम्स में है और बाहर उनके समर्थकों को देखा जा सकता था। उन्हें किसी दूसरी जगह पर ले जाने की बातें हो रही थीं। उनकी हिरासत के लिए चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अर्थात पीजीआई को चुना गया था। बंसीलाल ने अपने चुने हुए पुलिस वालों को गार्ड के तौर पर उपलब्ध करा दिया था। जेपी को निकल भागने नहीं दिया जा सकता था, जैसा कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किया था। जेपी को चंडीगढ़ ले जाए जाने से पहले श्रीमती गांधी ने सोचा कि उन्हें यह दिखा दिया जाए कि दिल्ली कितनी शांत है। भले ही जिस इंसान ने इसी शहर में हजारों लोगों को अपनी बैठकों के लिए इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसने गलती से समझ लिया था कि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और अब हिरासत में है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह उन्हें पूरे शहर में घुमाएं और यह दिखाएं कि जिन लोगों ने उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का वचन दिया था, उन्होंने विरोध में एक उंगली तक नहीं उठाई थी। उन्हें एक सड़क से दूसरी सड़क पर गाड़ी से घुमाया गया। सचमुच ऐसा लग रहा था कि इस शहर को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि लोगों ने क्या खो दिया है। वे यह सोच रहे थे कि अपने ड्राइंग रूम में सुरक्षा और सुकून के साथ बैठी देवियां और सज्जन क्या कह रहे हैं, जो उनसे कहा करते थे कि इस देश के लिए वे एकमात्र उम्मीद हैं। क्या वे उन्हें कोस रहे थे कि उनके कारण ही ऐसी भयानक कयामत आई है? शायद वे कह रहे होंगे कि श्रीमती गांधी को इतना परेशान कर दिया गया कि वे कुछ और कर भी नहीं सकती थी। अब उनकी एक उम्मीद यही थी कि कम से कम कुछ लोग, खासतौर पर युवा, उनके प्रति निजी तौर पर न सही, कम से कम उस मकसद के साथ हों जिसका प्रतिनिधित्व वे कर रहे थे। भारत अपनी कब्र से जरूर निकलेगा, चाहे कितना ही वक्त क्यों न लग जाए। बेशक निजी तौर पर कुछ लोग जेपी पर बिना पर्याप्त तैयारी
आंदोलन शुरू कर देने का दोष मढ़ रहे थे। कुछ ने उनकी कार्रवाई की तुलना नेहरू से की, जब अक्टूबर 1962 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने सेना से कह दिया कि वह चीनियों को भारत की जमीन से निकाल बाहर करें। उनका कहना था कि दोनों ही मामलों में तबाही मची थी। एक तरफ जहां जेपी की दुनिया उजड़ गई थी, वहीं श्रीमती गांधी ने 1 जुलाई को उस दुनिया का खाका पेश किया जिसे वे हकीकत में देखना चाहती थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से प्राप्त 150 सुझावों में से 20 बिंदुओं अर्थात मूल रूप से में 21 को चुना था। इन बिंदुओं के चुनाव पर बहुत सोच विचार नहीं किया गया था। उन्होंने चुनते समय बस यह देखा कि लोगों के लिए समझना आसान होना चाहिए और जो बताने में अच्छा लगे। हालांकि कई बिंदु निस्संदेह रूप से सराहनीय थे और उन्हें कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। ये 20 बिंदु थे: अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें कम करना, उनके उत्पादन तथा वितरण को चुस्त दुरुस्त करना, सरकारी खर्च कम करना, कृषि भूमि की हदबंदी को लागू करना और अतिरिक्त भूमि के वितरण में तेजी लाना तथा भू अभिलेखों का संकलन, भूमिहीनों और गरीब तबके को मकान के लिए जमीन दिलाना, बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करना, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समापन की योजना बनाना और भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों तथा कारीगरों से ऋण वसूली पर रोक, न्यूनतम कृषि मजदूरी के कानूनों की समीक्षा, 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना तथा भूजल के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, हैंडलूम सेक्टर को विकसित करना तथा जनता के लिए कपड़े की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार, शहरी और शहरीकृत किए जाने के लायक जमीन पर समाजीकरण और खाली जमीन पर स्वामित्व तथा कब्जे की हदबंदी, प्रत्यक्ष उपभोग के आकलन और कर चोरी को रोकने के लिए विशेष स्क्वाड रखना तथा आर्थिक अपराधियों पर संक्षिप्त सुनवाई और कठोर दंड के प्रावधान, तस्करों की संपत्तियों की जब्ती के लिए विशेष कानून, निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाना तथा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना, औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संघों के लिए नई योजनाएं, सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट की योजनाएं, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में रियायत छूट की सीमा ₹8,000 तय की गई, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुएं, किताबें और स्टेशनरी भी उचित मूल्य पर, रोजगार और प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम विशेष रूप से कमजोर तबके के लिए। कुछ ही महीने पहले उन्होंने दिल्ली के करीब नरौरा में ऐसा ही एक प्रयास किया था। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया था और उनसे कहा था कि जेपी के सैलाब को गरीबों के लिए उन्नति के कदमों को उठाकर रोकें। उस समय उन्होंने जेपी के साथ मतभेदों को उस संघर्ष के रूप में बताया था जो उन स्वार्थी तत्वों से है जो हमारे समाज को सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं, जबकि मेहनत कर रही जनता उस सामाजिक तथा आर्थिक लाभ को और बढ़ाने में जुटी है तथा चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। श्रीमती गांधी अक्सर अपने राजनीतिक हमलों को आर्थिक कारणों के आवरण से छिपा लिया करती थीं। ऐसा ही उन्होंने 1969 में किया था जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1971 में मध्यावधि चुनाव के दौरान, और उन्हें कामयाबी भी मिली थी। लोग हमेशा से यही सोचते थे कि उनका कठोर नियंत्रण सत्ता में बने रहने के लिए नहीं बल्कि देश की आर्थिक भलाई के लिए है। इस बार भी वे यही सोच रही थीं कि उनका 20 सूत्री कार्यक्रम सत्ता में बने रहने की उनकी चाल को छिपा लेगा, और ऐसा दिखा मानो वे कुछ समय तक कामयाब हो रही थीं। 20 सूत्री कार्यक्रम मीडिया और तमाम सरकारी गैर सरकारी चर्चाओं में छाया रहा। हर तरफ होर्डिंग और पोस्टर लग गए जिनमें उन बिंदुओं की सूची थी, साथ में उनकी बहुत बड़ी तस्वीर थी। होर्डिंग जितनी बड़ी होती उतने ही लोगों की नज़र उस पर पड़ती। ये तब तक चलता रहा जब तक कि स्वयं उन्होंने इन्हें हटाने का निर्देश नहीं दिया, क्योंकि उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि वे उन होर्डिंग्स में बनी पेंटिंग में भयंकर दिखती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के मुताबिक काम करना या कम से कम वैसे करते दिखना हर किसी का कर्तव्य था। दिल्ली प्रशासन ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों को स्टॉक की लिस्ट
और उनकी कीमतें दर्शाने का आदेश दिया। उन्हें लगभग हर सामान की कीमत का टैग लगाना पड़ता था। अधिकारियों ने इस आदेश को उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हथियार बना लिया जो कांग्रेस पार्टी को और फिर आगे चलकर युवा कांग्रेस के फंड में पैसे नहीं देते थे या जो सरकार के इशारों पर काम नहीं करते थे। संजय ने प्राइस टैग वाले आदेश का इस्तेमाल अक्सर से हिसाब चुकाने के लिए भी किया, जो कभी कभी उनके खिलाफ श्रीमती गांधी के कान भरा करते थे। हक्सर के 80 वर्षीय चाचा कनाट प्लेस में पंडित ब्रदर्स के नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते थे। उन्हें किसी मामूली चीज़ पर प्राइस टैग न लगाने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया और 3 दिनों तक जेल में रखा गया। एक स्थानीय सीपीआई नेता अरुणा आसफ अली ने श्रीमती गांधी की खुशामद की, तब जाकर हक्सर के चाचा को रिहा किया गया। यह हक्सर की निष्ठा का ही सबूत था कि इस समय भी श्रीमती गांधी की सरकार के प्रति उन्होंने अटूट स्वामी भक्ति दिखाई। इस घटना से पूरी दिल्ली हिल गई, लेकिन संजय या फिर उस सरकार के काम करने का यही तरीका था जिससे वह लोगों को आतंक में डाल देती थी। इतने सारे गलत काम किए गए कि श्रीमती गांधी ने अपनी ही एक शैली बना ली। वे इन सारी घटनाओं से बेखबर होने की दलील दिया करती थीं, जबकि उन्हें ज़्यादातर मामलों की खबर पहले से ही रहती थी कि उनका बेटा और उसके खास लोग क्या करने वाले हैं। चीनी और कपड़ा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव की चर्चा चारों ओर हो रही थी। श्रीमती गांधी ने एक बयान जारी कर साफ किया कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या कठोर नियंत्रणकारी कदम उठाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। श्रीमती गांधी ने यह भी कहा कि मीसा का इस्तेमाल तस्करों को पकड़ने के लिए किया जाएगा। बेशक उनकी गतिविधि दुनिया भर में फैली थी। उनके मुख्यालय दुबई में थे। बीमा और बैंक कंपनियों ने वहां अपने दफ्तर खोल रखे थे ताकि तस्करी और उससे जुड़े जोखिम की भरपाई की जा सके। समुद्र, जमीन और हवा के रास्ते परिवहन का एक व्यापक नेटवर्क बन गया था। गुजरात से लेकर केरल तक के लंबे तट पर चिन्हित जगह थी जहां तस्करी के सामानों को रिसीव किया जाता था और फिर देश के अंदर केंद्रों के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता था। मद्रास स्मगलरों का एक बड़ा केंद्र था, जबकि बंगलौर उनके मिलने जुलने और नोट्स के मिलान का सुरक्षित ठिकाना था। उनके अपने ही गोदाम, बाजार, वायरलेस थे तथा आचार संहिता भी थी। काले धन के कारोबारियों से स्मगलरों का सीधा संपर्क था। स्मगलरों के खिलाफ अभियान वाकई सराहनीय कदम था, लेकिन श्रीमती गांधी ने स्वयं सितंबर 1974 में एक मंत्री के.आर. गणेश को हटा दिया था, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनका कहना है कि अनेक स्मगलरों के किसी न किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती से संबंध थे और उनमें से कुछ ने श्रीमती गांधी और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो भी खिंचवा रखी थी। पीछे लौटते हुए वे कहते हैं, अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान समाजवादी सांसद मधु लिमये ने बड़े स्मगलरों के नामों का खुलासा करने को कहा। तब तक देर शाम का वक्त हो रहा था। कुछ ही सदस्य मौजूद थे। मैं खड़ा हो गया। अचानक प्रधानमंत्री जी सदन में आ गईं। मैंने अपना जवाब बीच में ही रोक दिया। कुछ दिनों बाद ये प्रश्न फिर से सदन में उठा और तस्करों के नाम बताने की लगातार मांग की जा रही थी। मैंने 3 नाम सामने रख दिए, बखिया, यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान। बाद में प्रधानमंत्री के एक करीबी ने मुझसे कहा, मुझे उन लोगों के नाम इस तरह से नहीं रखने चाहिए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मगलर कितने ताकतवर हो गए थे। कुछ दिनों बाद तस्करी विरोधी अभियान चरम पर था। तब प्रधानमंत्री की ओर से मेरे पास 4 लाइन वाली एक चिट्ठी आई और मेरा ध्यान एक शिकायत की तरफ खींचा गया था, जिसमें अहमदाबाद के किसी व्यक्ति ने कहा था कि मंत्री जी एक विदेशी सिगरेट अर्थात लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जितनी तत्परता से मेरे पास अहमदाबाद के किसी व्यक्ति की शिकायत भेजी थी, वह अगर कहूँ तो बड़ी हैरान करने वाली थी। मैं उसका मतलब समझ गया था। इससे मुझे इंदिरा गांधी की वह फटकार याद आई जब उन्होंने कहा था कि हर कोई साबित करना चाहता है कि वह कितना बेदाग और निर्दोष है, केवल मैं भ्रष्ट हूँ। आखिर पार्टी ऐसे कैसे चलेगी? उस वक्त श्रीमती गांधी की चाहे जो मजबूरियां रही हों, अब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई पूरी कठोरता से की जा रही थी। अच्छा खासा काला धन भी निकला और अनेक व्यापारियों को
आर्थिक अपराधों के लिए मीसा के अंतर्गत पकड़ा गया, लेकिन सारे काले धन के कारोबारी नहीं पकड़े गए थे, खासकर जो बड़े थे। और अब यह भेद सब जान चुके थे कि कैसे अनेक कांग्रेसियों ने आर्थिक अपराधियों को पेरोल पर छुड़वाकर, अफसरों को ट्रांसफर और प्रमोशन दिलवाकर तथा व्यापारियों को ठेके दिलाकर दौलत कमाई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम शासक वर्ग के लिए एक राजनीतिक नारा भी था। वादों का कोई अंत नहीं था। आत्मनिर्भरता, गरीबों की बेहतरी, भूमि सुधार वगैरह वगैरह। सारे राजनीतिक दलों ने उनकी कसम खाई, लेकिन अमल में लाना और ही बात थी। उदाहरण के लिए भूमि सुधार लंबे समय से नियम पुस्तिका में था, लेकिन केरल के सिवाय, जहां सीपीएम और बाद में सीपीआई की साझा सरकार थी, किसी ने भी उन्हें लागू करने का प्रयास नहीं किया। एक दशक 1964 से 74 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की तादाद 48% से 66% हो गई। कृषि व्यवस्था में छोटे बड़े की स्थिति वैसी ही थी। जमींदार ऊपर थे और कामी अर्थात श्रमिक नीचे। अमीरों और गरीबों के बीच अंतर बढ़ गया था और कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। नए कार्यक्रम में नया कुछ भी नहीं था। एक राज्य ने कहा, हमें पैसा दे दीजिए और सब कुछ हो जाएगा, महज भाषण देने का क्या फ़ायदा। और तमिलनाडु की टिप्पणी अनोखी थी। उस राज्य ने 20 में से 19 बिंदुओं को पहले ही लागू कर दिया था। अन्य राज्य भी इसी तरह के दावे करने में पीछे नहीं थे, लेकिन डीएमके शासन से यह सुनना श्रीमती गांधी के लिए ढिठाई और बहुत बुरा था। यह कार्यक्रम एक प्रलोभन था। श्रीमती गांधी ने चाबुक भी थाम रखा था। भारत सरकार ने 4 जुलाई को 26 राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से 4 ही थे जिनका कुछ महत्व था। वे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक अतिवादी हिंदू पुनरुत्थान संगठन था, जमाते इस्लामी, जो कि एक मुस्लिम धार्मिक संगठन था, और आनंद मार्ग, जो कट्टरपंथी हिंदुओं का एक संगठन था, तथा चौथा संगठन नक्सलवादियों का था। उन पर आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया गया था। अगस्त को अलगाववादी मिजो नेशनल फ्रंट को भी प्रतिबंधित संगठनों में शामिल कर लिया गया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधित संगठनों में से कुछ दल सांप्रदायिक हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले कानून मंत्री की ही टिप्पणी थी कि इस प्रकार की सांप्रदायिकता को कानूनी तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर यह सोचा गया कि सांप्रदायिकता से राजनीतिक तौर पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद नीति स्पष्ट रूप से बदल गई। ऐसे लोग जिन्हें सांप्रदायिकता के आरोप का यकीन नहीं दिलाया जा सकता था, उनके लिए यह कहा गया कि उनके संबंध विदेशी ताकतों से थे। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार के लिए अंधाधुंध गिरफ्तारियां करना आसान हो गया। ऐसे लोगों को उठाया गया जिनका आरएसएस या जमात से कोई लेना देना नहीं था, या जो कई वर्षों पहले ही निष्क्रिय हो चुके थे। नई दिल्ली के साथ एक समझौते के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी लगाए जाने के खिलाफ थे। बतौर मुख्यमंत्री वे या तो यह सफाई देते थे कि जम्मू कश्मीर में इसे इस कारण लागू करना पड़ा क्योंकि यह भारत का हिस्सा है, या वे यह कहते थे कि संविधान में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान मौजूद है। 30 सितंबर को मेरे साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों को आपस में बातचीत कर लोकतंत्र को सही रास्ते पर ले आना चाहिए। हालांकि अकेले में वे एक व्यक्ति के शासन की बात करते हुए उसकी निंदा करते थे। उन्होंने विपक्ष की आलोचना भी की और कहा कि बिना तैयारी के वह बहुत आगे बढ़ गया। शेख ने जहां अवैध घोषित किए गए संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया, वहीं उनमें से कई को कुछ समय बाद पेरोल पर छोड़ दिया। प्रतिबंधित संगठनों की ओर से चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। एक सांध्य दैनिक वाड़ले कश्मीर को इमरजेंसी के दौरान बैन कर दिया गया। सेंसरशिप लगभग स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, इस हद तक कि केंद्र सरकार का सेंसर जब तब राज्य सरकार को कुछ अखबारों की चूक से आगाह करता रहता था। अब्दुल्ला पर श्रीमती गांधी के कुछ करीबी लोगों ने दबाव बनाया कि वे जेपी की निंदा करें, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से इनकार कर दिया।
एक बार उन्होंने इसका जिक्र एक सार्वजनिक सभा में भी किया, लेकिन दिल्ली में सेंसर ने उनके भाषण की रिपोर्ट छपने ही नहीं दी। श्रीमती गांधी आरएसएस के सदस्यों से बदला लेने को बेताब थी। उस वक्त तक हुई गिरफ्तारियों में से केवल कुछ को ही पकड़ा गया था। वहीं पाबंदी का भी कोई विशेष असर नहीं हुआ था। अधिकांश कैडर भूमिगत हो गए और कुछ हद तक उस विरोध को संगठित करने में सहायता भी की, जिससे लोगों के मन में उम्मीद बनी रहे कि एक दिन इस सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। भूमिगत होने वालों को संगठित होने में थोड़ा वक्त लगा। उनके दो समूह थे, एक का नेतृत्व समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज कर रहे थे और दूसरे का जनसंघ नेता नानाजी देशमुख। दोनों के बीच तालमेल सीमित था, लेकिन सीमित शब्द कहने भर को ही था। उनमें से हर एक अपनी दम पर तथाकथित भारतीय रूसी फांसीवादी एक्सिस के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्देश दे रहा था। एक 8 पेज का साइक्लोस्टाइल किया गया पेपर इस निर्देश के साथ फैलाया जा रहा था, पढ़ो और दूसरों को भी पढ़वाओ। इसने सारे राजनीतिक समुदाय के नेताओं से आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने और भारत में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उसने विपक्ष को चेतावनी दी, वैचारिक तंज कसने या हस्तियों के बीच टकराव का वक्त नहीं है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है और फांसीवादी ताकत को हराना है तथा तमाम मौलिक स्वतंत्रता और बहुलतावादी राजनीतिक संस्थानों वाले लोकतंत्र की फिर से स्थापना करना है। भूमिगत दस्तावेज ने मॉस्को के साथ दिल्ली के करीबी रिश्ते की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे रूसी जिन्होंने भारत में फांसीवादी व्यवस्था का सबसे पहले स्वागत किया, उनका भारत को एक दीनहीन राष्ट्र बनाए रखने में अपना हित है और श्रीमती गांधी ने उस लक्ष्य को कठोरतम कुशलता से प्राप्त किया है। भूमिगतों ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना का वायदा किया और कहा गया कि उसका ट्रांसमीटर किसी यूरोपीय देश में है, लेकिन वह रेडियो स्टेशन कभी अस्तित्व में नहीं आया। जॉर्ज फर्नांडीज के कुछ बयान एक पर्चे के जरिए बाहर आए, जिसे भूमिगत लेख के रूप में गुपचुप तरीके से प्रकाशित और वितरित कर फैलाया गया। उसमें एक कानाफूसी अभियान चलाने, हड़तालों और बंद का सुझाव दिया गया था, जिससे कि सरकार को पंगु बना दिया जाए। साथ ही पुलिस और सशस्त्र बलों के सदस्यों से भी दोस्ती गांठने का उपाय सुझाया गया था। उन्होंने कहा था कि वे संविधान को कलंकित किए जाने, एक फांसीवादी तानाशाही व्यवस्था को थोपे जाने, देश में कानून को समाप्त किए जाने के भागीदार नहीं बनना चाहते। नानाजी ने शांतिपूर्ण विरोध के लिए पर्चे बांटने वाली छोटी छोटी टीमों के गठन और नारेबाजी करने वाले अभियानों की हिमायत की। भूमिगत गतिविधियां भले ही सीमित थीं, लेकिन उन्होंने पुलिस को चौकन्ना और श्रीमती गांधी को चिंता में डाले रखा। जेपी के सचिव राधाकृष्णन ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर उन तमाम समूहों को एकजुट किया जो सत्याग्रह की शुरुआत करना चाहते थे और इस प्रकार इन गतिविधियों का संयोजन किया, लेकिन जमीन पर कोई भी असर दिखता इससे पहले ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिणी दिल्ली की एक कॉलोनी में अचानक डाली गई रेड में नानाजी की गिरफ्तारी से सबसे बड़ा धक्का लगा। उन्होंने ऑपरेशन टेक ओवर चला रखा था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी रविंद्र वर्मा ने, जो कांग्रेस ओ के लीडर थे, ने इसे आफ्ताब अर्थात सूर्य नाम दिया। अब तक 60,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। गिरफ्तार किए जाने वालों में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता भी शामिल थीं। दोनों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक वार्ड में रखा गया, जिसके साथ वाले वार्ड में मैं बंद था। गायत्री देवी के खिलाफ विदेशी मुद्रा के संबंध में झूठ बोलने का आरोप था। दोनों को महिला वार्ड में रखा गया था, जहां वेश्याएं और महिला अपराधी भी थीं। गायत्री देवी ने बाद में उनके बारे में बताया था कि वे जहां तहां घूमती रहती थीं। ऐसा लगता था कि जैसे झगड़ालू महिलाओं के साथ किसी बाजार में रह रही हों। फ्रांस से मेरे एक मित्र ने चिट्ठी लिखकर पूछा था कि मुझे तोहफे में क्या चाहिए, तो मैंने कहा था मोम की ऐसी चीज़ जिससे मैं अपने कान बंद कर सकूं। पंजाब में अकालियों ने 9 जुलाई से मोर्चा शुरू किया, जिसके तहत अमृतसर में 5 सिखों ने गिरफ्तारी दी।
इमरजेंसी लगाए जाने तथा लोकतंत्र का गला घोटे जाने के खिलाफ यह मोर्चा इमरजेंसी लगभग 45,000 सिखों ने गिरफ्तारी दी और प्रकाश सिंह बादल व गुरचरण सिंह तोहड़ा समेत प्रमुख अकाली नेताओं को भी मीसा के अंतर्गत बंद कर दिया गया। ये बड़ा अजीब सा था कि श्रीमती गांधी को लगा था कि खराब इंतजामों की वजह से यह आंदोलन तेज हुआ और इस वजह से वे राज्य के मुख्यमंत्री जैल सिंह से भी नाराज थी। अन्य जगहों पर लोग अपने शुरुआती सदमे और अविश्वास की भावना से बाहर निकल रहे थे। काफ़ी हद तक प्रेस ने तौर तरीके सीख लिए थे और विरोध की हलचल होने लगी थी। मुझे 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के पूर्व गवर्नर और मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर समेत 8 गांधीवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने प्रेस सेंसरशिप हटाने और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को कायम रखने की मांग की थी। उन्होंने 7 अगस्त को सत्याग्रह शुरू करने की धमकी भी दी थी और कहा था, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा होने तथा प्रेस की आज़ादी, सरकार की ओर से असाधारण शक्तियां अपने हाथ में लेने की खूबी खामी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं विरले ही दिखती थीं। विरोध धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा उबल रहा होगा, लेकिन सरकार की खुलकर आलोचना करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग डरे हुए थे। कुछ ने दलील दी, हमें कुछ भी करने के लिए एक मास्टर की ज़रूरत रही है। पहले मुगल थे, फिर ब्रिटिश आए, अब हमारे पास श्रीमती गांधी हैं। भला इतनी बुरी चीज़ है क्या ये? धवन को इस प्रतिक्रिया पर आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने देर रात होने वाली ग्रुप की मीटिंग में कहा था, जब तक आप उनके आराम और नौकरी में खलल नहीं डालोगे तब तक वे ठीक रहेंगे और सबसे बुरी पाबंदी को भी सही ठहराएंगे। समाज को सुविधाभोगी बनाने, उसे भयानक उपभोक्तावाद की ओर ले जाने में शैक्षणिक और बौद्धिक जगत के साथ ही पेशेवर लोग नौकरशाही, कारोबार और उद्योग से पीछे नहीं थे। देश में जब चारों ओर दहशत थी, तब संसद का सत्र बुलाने के लिए समय बिल्कुल सही था। श्रीमती गांधी ने सोचा कि इससे उनकी स्थिति और मजबूत होगी। संसद इमरजेंसी का समर्थन करेगी और भारत तथा विदेश में उसे वैधता मिल जाएगी। उन्होंने 21 जुलाई 1975 को सत्र बुलाने का फैसला किया। हालांकि वे नहीं चाहती थीं कि शर्मसार करने वाले ज़्यादा सवाल पूछे जाएं, प्रश्नकाल को छोड़ दिया जाए। इमरजेंसी से पहले उन्होंने कई बार अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कहा था कि संसद सत्र की अवधि छोटी कर दी जाए और प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाए ताकि मंत्री और सरकारी विभाग बहस और सवालों को लेकर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ ठोस काम कर सकें। सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि केवल तात्कालिक और महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज को ही उस संसद सत्र में निपटाया जाए। प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों व निजी सदस्यों से जुड़ी अन्य कार्रवाइयों की इजाज़त न दी जाए। विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनमें से ज़्यादातर हिरासत में थे। मार्क्सवादी नेता सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि नियमों को एकदम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। डीएमके सदस्य इरा सेजियन ने कहा कि सदन के पास कार्रवाई को नियंत्रित करने की शक्ति थी, लेकिन उसे कार्रवाई के कुछ नियमों का पालन करना होगा। मोहन धारिया ने कहा कि संसद को और सोद्देश्य तरीके से चलने दिया जाए और प्रक्रियाएं कार्रवाई के मुताबिक हों, न कि पाबंदी लगाने वाली। एक निर्दलीय सदस्य राओमो पी सेकीरा ने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों निजी सदस्यों के विधेयकों को हटा दिया गया था, क्योंकि निजी सदस्यों ने कभी संसद की कार्रवाई में बाधा नहीं पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाने के लिए नहीं मिल रही थी, बल्कि देश के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई जा रही थी। इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद से सारे विपक्षी दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया था। बहुत सारे सांसदों को न केवल हिरासत में लिया गया था, बल्कि एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी सीपीआई के सदस्य इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले ही पेश हो चुका था, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। संसदीय कार्य मंत्री के रघुरामैया ने जवाब दिया कि प्रश्नकाल को सस्पेंड करने वाले प्रस्ताव की मंशा संसद का अपमान करने की नहीं थी। यह उस संयम का प्रतीक था जिसे सदन ने अपनाया था। विपक्ष के विरोध के बावजूद वह प्रस्ताव लोकसभा में 76 मतों के मुकाबले
301 मतों से स्वीकृत हो गया, जबकि राज्यसभा में पक्ष में 147 और विरोध में 32 मत पड़े। इसके बाद दोनों ही सदनों में इमरजेंसी लगाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए पेश किया गया। श्रीमती गांधी ने जगजीवन राम से प्रस्ताव पेश करने को कहा। अंदरूनी खींचतान चाहे कितनी भी क्यों न हो, उनके भाषण में उसकी झलक तक नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि 1967 से कुछ राजनीतिक दल सरकार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं और अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन गया था। 1969 का साल देश के इतिहास में एक यादगार साल था। न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश ने अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया था। 1971 के आम चुनावों के बाद विपक्ष ने 4 विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा खड़ा करने का प्रयास किया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में आगजनी और लूट की घटनाएं सामने आई, खासकर गुजरात और बिहार में, तथा संघर्ष समितियों का भी गठन किया गया था, जो कि विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों को उनके राजनीतिक कामकाज से रोक रही थी। रेलवे में हड़ताल सरकार को पंगु बनाने और उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर करने की एक और कोशिश थी। देश की दुर्भाग्यपूर्ण और असाधारण स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यों ने लगभग इसी अंदाज में अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी भाषण दिए। ये के गोपालन CPI-M ने कहा, अचानक इसे लागू करने का कारण आंतरिक सुरक्षा को कोई वास्तविक खतरा नहीं था, बल्कि इसके पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और गुजरात चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ आया जनादेश था। इस नई इमरजेंसी के अचानक ऐलान से मेरी पार्टी की ओर से पिछले साल से अधिनायकवाद और एक पार्टी की तानाशाही की चेतावनी सच साबित हुई है। इस कदम से संसदीय लोकतंत्र की जगह एक पार्टी की तानाशाही स्थापित कर दी गई है, जिसमें सारी ताकत एक नेता के हाथों में आ गई है। परिस्थिति में आए इस अचानक बदलाव और लोकतंत्र से तानाशाही में रातों रात हुआ परिवर्तन संकट से उबारने और सत्ताधारी दल को सत्ता में बनाए रखने का एक तरीका था। RSS और आनंद मार्ग, जिन्हें सरकार ने अब प्रतिबंधित कर दिया है, सरकार का रवैया अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर बदल रहा है। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सिविल गार्ड ड्यूटी के लिए दिल्ली को RSS के हवाले कर दिया था। इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद फौरन बाद सरकार ने जो कदम उठाए थे, वे दिखाते हैं कि उनके निशाने पर आम लोग थे। जनता के पास मौजूद लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कानून के सामने समानता तक नहीं बची थी। इमरजेंसी के आवरण का इस्तेमाल केवल सही प्रतिक्रियावादी दलों के खिलाफ किया जा रहा था। ये बात हजारों CPI-M कार्यकर्ताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियों से साबित होती है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी। केरल में अनेक राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल के भीतर और बाहर पीटा गया। लोगों को आतंकित करने के इस प्रयास की पूरी तरह निंदा की जानी चाहिए। गिरफ्तारी की तलवार हर एक पर लटक रही थी, जिसने स्वार्थी तत्वों के खिलाफ संघर्ष की हिम्मत की और लोकतंत्र का बचाव किया। इन गिरफ्तारियों का मकसद केवल मजदूर संघों और लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलना था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने चुनावों में आमना सामना करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। ये प्रधानमंत्री ही थीं जिनका जोश गुजरात में आए जनादेश के बाद ठंडा पड़ गया था। राज्यों की गुटबाजी अब केंद्र तक आ गई थी और यह बात अब जगजाहिर है कि इलाहाबाद के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के बाद कांग्रेस संसदीय दल में ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व को एक बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार और पार्टी तथा सरकार में इंदिरा गांधी के पद को लेकर मिला जुला खतरा पैदा हो गया था और यही लोकतंत्र को कुचले जाने का तात्कालिक कारण था। मोहन धारिया, कांग्रेस निष्कासित, ने कहा, 1975 की 26 जुलाई की वह तारीख जब इमरजेंसी घोषित की गई थी, जब मेरे सहयोगियों
अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को बर्बरता से सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। जब प्रेस की आज़ादी और नागरिकों की स्वतंत्रता नौकरशाहों के हाथों सौंप दी गई थी, वह दिन भारतीय लोकतंत्र और हमारे देश के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाएगा। मैं सबसे पहले इस राक्षसी कार्रवाई की निंदा करता हूँ। मुझे कोई शक नहीं कि इसके लिए प्रधानमंत्री और उनके कुछ सहयोगी जिम्मेदार हैं। मैं पूरी कैबिनेट पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैबिनेट को भी इसकी जानकारी बाद में दी गई, जबकि ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका था। एक सोचा समझा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि विपक्षी दलों के कारण, प्रतिक्रियावादी ताकतों के कारण, अतिवादियों के कारण आर्थिक कार्यक्रम लागू नहीं किए जा सके। क्या ये सच है? आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करना संभव था। जनता को हमारे 1971 और 72 के भी चुनाव घोषणा पत्र में भरोसा दिया गया था। जबरदस्त जनादेश के बाद किसी ने भी हमें उन्हें लागू करने से नहीं रोका। गलती जो हमसे हुई और आज देश के सामने जो परिस्थिति है, उसके जनक हम ही हैं। जहाँ तक आर्थिक कार्यक्रमों की बात है, तो ये कहा जा सकता है कि वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं। मैं सत्ताधारी दल का बड़ा कार्यक्रम समझ सकता हूँ, सरकार का कार्यक्रम भी समझ में आता है, लेकिन ये लोग व्यक्ति पूजा की परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं? यह देश में तानाशाही शुरू करने का भी एक तरीका होगा, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। आज देश में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्षी दलों के पूरी तरह से एकजुट हो जाने और केवल एक महागठबंधन भर न रह जाने के कारण सत्तावादी दल के लिए परिस्थितियां अचानक बदल गई हैं। गुजरात के चुनावों ने काफ़ी हद तक साबित किया है कि लोकतांत्रिक चुनावों में श्रीमती गांधी के लिए पैसा, सत्ता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से सत्ता हासिल करना या उसे बाद में बनाए रखना संभव नहीं होगा। बैठकों और रैलियों के जरिए स्वामी भक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री बने रहना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दखल की जाने वाली अर्जी में उसका सार बताया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह किए बिना ही खुलकर कह दिया गया, इंडिया इंदिरा है और इंदिरा ही इंडिया है, अर्थात इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। तो यह था इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी का भाग 4। आशा करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।